नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 13 लेके। ठीक है मित्रों, इसके पहले हम 12 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है मित्रों, मेरी ये वीडियो कक्षा 6 के अलावा उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी यूज़फुल है जो विभिन्न गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, जैसे एसएससी हो गया, पटवारी हो गया, ठीक है मित्रों, और भी एसआई हो गया, ठीक है, और भी बहुत से एग्ज़ाम होते हैं जिसमें विज्ञान पूछी जाती है। तो कुछ बच्चों को उन बेसिक ही नहीं मालूम होता, जिसके कारण वो बहुत से प्रश्नों को गलत कर देते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसलिए ये बेसिक जानकारी हमें होना आवश्यक है। यदि हमें आगे अच्छे से समझना है कि विज्ञान है क्या, आपको अच्छे से पढ़ना है, आगे का पढ़ना है, तो आपके लिए इस चीज़ का ज्ञान जरूर उसकी बेसिक का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है मित्रों, तो कृपया मेरी वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप इस विषय के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला पाठ। क्षमा कीजिए, पहला पाठ नहीं, आज का पाठ हम ये शुरू करते हैं अध्याय 13। पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। ठीक है मित्रों, अपशिष्ट पदार्थ मतलब कूड़ा कबाड़। ठीक है, कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। किस प्रकार की घटना घट रही थी? कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। तो प्रोत्साहक घटना मतलब जिसको देखने के लिए उत्सुकता, हमारे मन में उत्सुकता जागे। ठीक है, प्रोत्साहित हो हम वो घटना देखने के लिए, तो उसे ही बोलेंगे प्रोत्साहक घटना। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। तो जो कूड़े का ढेर था उसकी ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया। ठीक है, क्रेन ने क्या किया, जब वो उसके तरफ गई तो उसमें एक गुटका लगा हुआ था, उसको उस कचरे की ढेर की ओर नीचे किया। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए क्या यहाँ क्या हुआ? तो आप बता सकते हैं। वो देखिए गुटका उस कचरे की ढेर की तरफ गया। ठीक है, वो जो गुटका क्रेन में लगा हुआ था, वो क्रेन वाले ने उस गुटके को क्या किया, उस कचरे की ढेर की ओर ले गया और फिर ऊपर उठाने लगा। तो अनुमान लगाइए क्या हुआ होगा। देखिए, अगर आपने इसके बारे में कभी सुना हो या देखा हो, ठीक है, तो देखिए हम इसको चित्र से देख के समझ सकते हैं कि जब वो क्रेन वाला क्रेन के गुटके को उस कूड़े के ढेर के पास ले गया तो क्या हुआ होगा। तो देखिए, जब वो उसके पास गया और फिर इसको उसने नीचे किया, तो ये क्या है, ये एक चुंबक है। ठीक है मित्रों, ये क्या है, ये एक चुंबक है। इस चुंबक में वो लोहे का कूड़ा चिपक गया। अब वो इसको इसकी मदद से उठा के दूसरे स्थान पे रख सकता है जहाँ पे इसको रखना है। ठीक है मित्रों, तो क्या है, लोहे का जो बेकार टुकड़ा था वो गुटके से चिपक गया और क्रेन के साथ जाने लगा। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो पहेली और बूझो है वो अभी अभी चुंबक के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ के आए हैं। ठीक है, तथा वो तुरंत ही जान गए कि क्रेन में अवश्य ही एक चुंबक लगा हुआ है। ठीक है मित्रों, वो तुरंत पहचान गए कि इस क्रेन में क्या लगा हुआ है, चुंबक लगा हुआ है जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, कबाड़ तो वहाँ बहुत से प्रकार का है, लकड़ी भी है, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ठीक, बहुत सी प्रकार का वहाँ कबाड़ है, लेकिन वो सिर्फ किसको उठा रहा है, चुंबक के जरिए सिर्फ लोहे के सामान को उठा रहा है। ठीक है मित्रों, आप में से कुछ लोगों ने अवश्य चुंबक अवश्य देखे होंगे। ठीक है मित्रों, देखिए आपने अवश्य ही चुंबक देखे होंगे। चुंबक हमारे स्पीकर, जो घर में स्पीकर होता है जिससे आवाज़ निकलती है, जिस पे हम गाना सुनते हैं, ठीक है, उसमें भी चुंबक लगा होता है। क्या लगा होता है, चुंबक लगा होता है। ठीक है, आप उसे निकालेंगे। अगर आपके पास कोई ख़राब स्पीकर पड़ा है तो आप उसमें उसे खोल के देख सकते हैं, उसमें चुंबक होती है। ठीक है मित्रों, देखिए, क्या आपने चिपकू देखे हैं? चिपकू मतलब स्टिकर, जो लोहे की सतह जैसे अलमारी, रेफ्रिजरेटर, दरवाज़ों से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्हें हम चिपका भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं।
रेफ्रिजरेटर, दरवाजे, ये सारे क्या हैं? दरवाजा भी कभी कभी लोहे के और लकड़ी के दोनों के दरवाजे बनते हैं, ठीक है। तो अलमारी, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे अधिकतर कैसे होते हैं? लोहे के होते हैं, ठीक है मित्रों। तो आपने ऐसे चिपकुओं को देखा है जो हम इनके रेफ्रिजरेटर या अलमारी पे चिपका सकते हैं। कुछ पिन धारकों मतलब जिसमें हम पिन रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं? पिन रखते हैं, ठीक है। पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं, ठीक है। कभी कभी जहाँ पे पिन रखते हैं अपन, पिन आप समझ रहे होंगे, जो हम हमारे पेजों में लगा देते हैं। अलग अलग पेज होते हैं, तो जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे ये पिन होल्डर रखा होता है, उसमें बहुत सारी पिन रखी होती है। अभी आगे चित्र दिया हुआ है, उसे उसमें आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है मित्रों। कुछ पेंसिल बॉक्स में हाँ कुछ पेंसिल बॉक्स में तले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पेन धारकों का पेंसिल बॉक्स में ऐसे चिपकू पेन धारकों तथा पेंसिल बॉक्स में चुंबक लगे होते हैं, ठीक है मित्रों। कभी कभी आपने कुछ पेंसिल बॉक्स ऐसे देखे होंगे जो अपने अगर हम उन्हें बंद ऊपर से छोड़ भी दें तो भी वो अपने आप लग जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो ऐसे ऐसे इनमें क्या होते हैं? इनमें चुंबक लगे होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है वो पिन धारक या पिन होल्डर, देखिए ये है वो पिन धारक। तो यहाँ पे ये क्या है? एक पिन चिपक गई, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे पिन क्यों चिपकी? क्योंकि इसमें चुंबक लगी हुई है। इसी प्रकार से आजकल ऐसे कंपास बॉक्स आते हैं, पेंसिल बॉक्स आते हैं, जिन्हें हम इधर धीरे से छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे चिपक जाता है, और ऐसे नहीं, अच्छे से टाइट चिपकता है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे छोटी छोटी चुंबक लगी हुई है, इसलिए ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है मित्रों। आपने रेफ्रिजरेटर पे इस प्रकार के स्टिकर जरूर लगाए होंगे जिसमें पीछे क्या होती है? चुंबक लगी होती है, ठीक है मित्रों। आपने देखे हैं क्या? मैंने तो इस प्रकार के स्टिकर देखे हैं, ठीक है। यदि आपके पास इसमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें से चिपके हुए चुंबक को खोजने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें चुंबक को खोजने का प्रयत्न करना है कि उसमें चुंबक आखिरकार लगी कहाँ है। अब देखिए चुंबक कैसे खोजा गया। अब हम जानते हैं कि चुंबक आखिरकार आया कहाँ से, ठीक है। तो इसकी एक कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। क्या था? प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। उसका नाम क्या था? मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले गया था, ठीक है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने हाथ में छड़ी रखता था। क्या रखता था? अपने हाथ में छड़ी रखता था, ताकि वो भेड़ों को नियंत्रित करता रहे। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ, ठीक है। क्या हुआ? वो घूमते हुए जा रहा होगा, ठीक है। अब उसकी लोहे की जो छड़ी थी, उसकी लकड़ी की, उस लकड़ी की छड़ी पे एक तरफ लोहे की टोपी लगी रखी थी, ठीक है। तब उसने क्या किया? वो एक पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ की एक चट्टान पे चढ़ा, फिर उस पे उसने छड़ी टिकाई होगी। तो अब क्या हुआ? अब वो चट्टान कैसी थी? वो एक चुंबक थी, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ा? बहुत मशक्कत करनी पड़ी अपनी छड़ी को उठाने में, क्योंकि उसकी छड़ी में लोहे की टोपी लगी हुई थी। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी, और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, ठीक है मित्रों। क्या दिया गया? इसी गडरिये के नाम पे उस पत्थर को क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट नाम दिया गया, ठीक है मित्रों।
ठीक है। उस गडरिये के क्या नाम था? उस गडरिये का नाम था मैग्नेस। ठीक है, उस गडरिये के नाम मैग्नेस था, इसलिए इस गडरिये के नाम पे ही उस चट्टान का नाम रख दिया गया मैग्नेटाइट। ठीक है मित्रों, मैग्नेटाइट में लोहा होता है। मैग्नेटाइट में क्या होता है? लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। ठीक है, तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जो मैग्नेटाइट है सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया गया। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन वे चुंबक कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ऐसे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों में इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या देखा? ये भी पाया कि इन चट्टानों में कुछ विशेष गुण भी होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। ठीक है, पहले तो प्राकृतिक चुंबक मिली इनको। ठीक है, अब ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जो पदार्थ था उसे इन्होंने चुंबक कहा। अब जो प्राकृतिक पदार्थ मिले, छोटे छोटे टुकड़े भी इनको मिले, तो इनमें कुछ विशेष गुण होते थे। इन्हीं गुणों के आधार पर लोहे की चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार कर लिया हमारे पूर्वजों ने। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार तथा गोलांत चुंबक। ठीक है, चित्र 13.4 में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। तो आइए चित्र को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बेलन चुंबक, नाल चुंबक, ठीक है, ये चौकोर चुंबक है, ये एक चुंबक ये भी है। तो ये विभिन्न आकार में चुंबक दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए अब क्रियाकलाप 1 करते हैं। क्या है क्रियाकलाप 1? प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। आपको एक प्लास्टिक और एक कागज का प्याला लेना है। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे क्लैंप की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि 13.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा उसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। ठीक है, क्या ना हो? जिससे चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। अब क्या करना है? लोहे के क्लिप को एक धागे से बांधना है। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांधिए। ध्यान रखें कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। ठीक है, तो जो धागा है वो कैसा रखना है? आपको छोटा रखना है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। अब क्या करना है? क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाना है। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुक जाता है। ठीक है मैं, तो देखिए इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको क्या करना है? एक प्याला लेना है प्लास्टिक का या कागज का, और आपको इस प्रकार से उस स्टैंड पे उस प्याले को रख देना है। अब वो जो धागा है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो धागा छोटा होना चाहिए। और इस धागे में आपको क्या करना है? एक पिन लगाना है और उस पिन को इस कप के पास में लाना है। तो अब क्या होगा? ये सीधा खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? पहले वो नीचे डला रहेगा, ठीक है, आपने रस्सी से। अब आपको उठा के इसके पास में लाना है। तो जैसे ही आप इसके पास में लाएंगे तो ये सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो क्या हुआ? ये जो लोहे का पिन था वो क्या हुआ? इस चुंबक की ओर आकर्षित हुआ। इसलिए ये कैसे है? इस प्रकार से सीधा
खड़ा हो गया है। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे पढ़ते हैं। चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ। क्या? चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। अब क्या करना है आपको, जिस प्रकार से मैग्नस घूमने गया था उसी प्रकार से आपको भी भ्रमण पे जाना है। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थिति को बदल देंगे। क्या करेंगे? इस बार हम चुंबक तथा लोहे की स्थिति को बदल देंगे। अब गड़रिये की छड़ के सिरे पर एक चुंबक होगा। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है आपको, गड़रिये की जो डंडी थी, छड़ी थी, उस के सिरे पर क्या लगा था? लोहे की टोपी लगी थी। अब आपको क्या करना है, उस छड़ी के सिरे पे चुंबक लगाना है। ठीक है, हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप उसे क्या, टेप या गोंद की सहायता से उस पर चिपका लीजिए। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण करने चलें। ठीक है, मैग्नस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान की एक एक वस्तु उठाती है। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या वस्तु उठाई हमारी मैग्नस छड़ी ने। कक्षा के कमरे में यह किन वस्तुओं को उठाती है। ठीक है, तो आप कक्षा के कमरे के में भी आपको देखना है कि यह कौन कौन सी चीज़ों को उठा पा रही है। अपने आस पड़ोस ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने पास पड़ोस के दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करना है और मैग्नेस छड़ी से आपको जांच करनी है कि कौन, आप एक भी उसकी जांच करनी है। क्या करनी है, मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुइए और देखिए कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है। और अपनी नोटबुक में सारणी 11 क्षमा कीजिए, अपनी नोटबुक की सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाइए। ठीक है, नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाना है तथा अपने प्रेक्षणों को अंकित करना है। सारणी 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। ये थोड़ी सा पेज ऊपर चला गया, कहाँ है हमारी वो तालिका? हाँ मित्रों, ये थोड़ी सा पेज ऊपर हो गया था। हम फिर से वापस अपने उसी पेज पर आ गए जहाँ हम पढ़ रहे थे। ठीक है मित्रों, थोड़ी सा ऊपर चला गया था और कुछ नहीं। तो सारणी 13.1 का अंतिम कालम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है मित्रों, क्या देखना है आपको, वो वाले पदार्थ लिखना है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिए वस्तु के नाम, लोहे की गेंद, स्केल और जूता। अब आपको ये देखना ये काय की बनी है, तो लोहे की गेंद तो लोहे की बनी होगी, स्केल काय का बना, प्लास्टिक का, और जूता काय का बना, चमड़े का। अब आखिरी में लिखना है कि यह आपकी चुंबक द्वारा आकर्षित हुई कि नहीं। तो लोहे की गेंद है वो हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक का जो स्केल है वो नहीं होगा, और जो चमड़ा है वो भी इसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया उसमें क्या करना है। क्या कोई ऐसी सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? तो आपको क्या देखना है, क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में है? तो हाँ, आपको ऐसा पदार्थ मिलेगा। यहाँ हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ठीक है मित्रों, क्या करता है, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो देखिए, आप यह क्रियाकलाप करने के बाद
यही पाएंगे कि कुछ पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, तो ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सारणी 13.1 में भी कौन कौन से पदार्थ हैं जो जो आपने अचुंबकीय पाए? ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ थे जो अचुंबकीय थे। क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? हाँ मित्रों, हम चुंबक की मदद से उसकी सुई को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सुई भी लोहे की होती है और लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अब आइए क्रियाकलाप 3 करते हैं। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में गाड़िए, चुंबक को बाहर निकालिए। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? तो आप देखेंगे कि चुंबक के साथ कुछ रेत एवं मिट्टी के कण चिपक जाएंगे। अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हाथ से हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाइए। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्या हो सकते हैं? ये ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लोहे का बुरादा कहते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान हैं। ठीक है, तो ये हमें पता पड़ जाएगा इस क्रियाकलाप द्वारा कि किस स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर 13.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है? हाँ, आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाइए। ठीक है, तो देखिए मित्रों, आप अपनी चुंबक को ले आएंगे तो कुछ इस प्रकार से उसमें ये लोहे की जो रेत है उस प्रकार से चिपक जाएगी। तो ये क्या दर्शा रही है कि उस रेत में क्या है? लोहे के कण विद्यमान है। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझो के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों के मिट्टी में पाए जाने लोहे की बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे अपने साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए इस सारणी में आपको लिखना है रेत में रगड़ा हुआ चुंबक में कितना लोहा का बुरादा है। ठीक है, तो स्थान का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी आपका बस्ती, कस्बा, शहर, गांव जो भी हो। क्या आपको चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा मिला? तो बहुत अधिक मिला, बहुत कम मिला, बिल्कुल नहीं मिला, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे जानते हैं हम चुंबक के ध्रुवों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या जानेंगे? चुंबक के ध्रुवों के बारे में। आपने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? तो देखिए, आप जब चुंबक में वो मिट्टी के कण चिपकेंगे तो उसमें कुछ विशेषता होगी। क्रियाकलाप 4, एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। क्या करना है? कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाना है। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के साथ चुंबक के सभी स्थानों पर समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है। ठीक है मित्रों, चुंबक से तो देखिए कुछ इस प्रकार से चिपका रहेगा। चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए।
क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन अथवा लोहे की कील के साथ तथा विभिन्न प्रकार के चुंबकों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अलग अलग चुंबकों के साथ भी इस प्रयोग को किया जाता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये चिपकेगा। ठीक है मित्रों, चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का अनोखा बनाइए। क्या आप आरेख चित्र में दर्शाया गया है? ठीक है, आपका आरेख चित्र 13 ए में दर्शाया गया है जैसा है। ठीक है, दर्शाया गया जैसा है या नहीं? तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से आपको चित्र मिलेगा। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। चुंबक के जो सिरे हैं वो इन ध्रुवों के नज़दीक होते हैं। कक्षा के विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति को चिन्हित कर सकते हैं? तो हाँ मित्रों, हम कर सकते हैं। पहेली अब हमसे कुछ कहना चाहती है। आइए पहेली क्या कहना चाहती है उसके बारे में हम सुन लेते हैं। पहेली कह रही है कि पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। ठीक है मित्रों, तो पहेली बता रही है कि उसके पास एक समस्या है जिसको हमें सुलझाना है। आपको 2 समान छड़ें दी गई हैं। ठीक है, जिन्हें देखने पे प्रतीत होता है कि वे लोहे से बनी हुई है। ठीक है मित्रों, देखिए आपको 2 छड़ दी गई हैं, वो बिल्कुल समान है। ठीक है, आपको एक बार देखने पे ऐसा लगेगा कि वे दोनों ही लोहे की बनी है। उनमें से क्या है, उनमें से एक चुंबक है और जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। ठीक है, तो अब आप कैसे पता लगाएंगे कि उनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? ठीक है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप दोनों छड़ों को आपस में मिलाइए। ठीक है, पास में लाइए, फिर देखिए कि कौन सी छड़ किस छड़ को खींच रही है। ठीक है मित्रों, तो जो छड़ जिस भी छड़ की तरफ खिंची चलाई जाए, ठीक है मित्रों, तो आप समझ जाइए कि वो वाली छड़ चुंबक है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो क्या कीजिए, आप कोई दूसरी लोहे की वस्तु लीजिए। ठीक है मित्रों, आपको क्या करना है, कोई दूसरे लोहे की वस्तु लेना है और फिर एक एक करके दोनों छड़ों को उस लोहे की वस्तु की ओर ले जाना है। ठीक है, तो जो भी छड़ उस लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी तो आप समझ जाइए ये क्या है, ये छड़ चुंबक है। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आप पता लगा लेंगे, ज्ञात कर लेंगे कि वह छड़ चुंबक है अथवा नहीं। अब आइए दिशाएं ज्ञात करना। अब हम 13.3 में पढ़ेंगे दिशाओं को ज्ञात करना। ठीक है मित्रों, तो आजकल जब भी सेना के लोग होते हैं, ठीक है, कुछ सेना के लोग या पर्वतारोही होते हैं, वो एक दिशा सूचक यंत्र रखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, चुंबक लगी होती है। क्या लगी होती है? चुंबक लगी होती है और वो हमेशा उत्तर दिशा को बताती है, तो जिससे पर्वतारोही और हमारे जो सैनिक होते हैं वो दिशा का पता लगा लेते हैं। ठीक है, या जो जंगल में घूमते हैं वो भी इस तरीके से दिशा का पता लगाते हैं। तो प्राचीन समय से ही लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबक के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिनका नाम हुआंग टी था। ठीक है मित्रों, तो एक चीन के राजा थे हुआंग टी, उनके बारे में यह कहानी है। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। ठीक है मित्रों, उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी।
मूर्ति क्या थी, वो किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जिस जैसे कि वह रास्ता दिखा रही हो। ठीक है मित्रों, तो उसकी एक भुजा फैली हुई थी, तो वो ऐसे लगती थी कि जैसे वो रास्ता दिखला रही हो। ठीक है, देखिए अभी 13.8 में हम उसका चित्र देखेंगे। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। ठीक है, आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। देखिए मित्रों, 13 ये है, इस प्रकार की ये उसके रथ पे कुछ इस प्रकार की मूर्ति लगी रहती थी, जो हमेशा दक्षिण दिशा को दिखाती थी। ठीक है मित्रों, अब हम अपने लिए एक दिशा सूचक यंत्र बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्रियाकलाप 5 करने की आवश्यकता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक क्षण चुंबक चाहिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। ठीक है, हमें इसके एक सिरे पे पहचान के लिए चिन्ह लगाना है, ताकि हम उसे जिस दिशा में भी मुड़े तो हमें पता पड़ जाए कि उसका वो वाला सिरा मुड़ रहा है। ठीक है, अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। ठीक है मित्रों, तो आपको चुंबक के बिल्कुल बीचों बीच में एक क्या कर लेना है, चुंबक के बीचों बीच में एक धागे से उसको बांधना है। ठीक है, चुंबक के मध्य बिंदु को धागे से बांधना है, और इस प्रकार से बांधना है जिससे कि उसे लकड़ी के स्टैंड पर लटकाया जा सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे ब्राह्म अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की ब्राह्म अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आपको इसकी जब विराम अवस्था में ये आ जाए, तो इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए आपको क्या करना है, धरती पे 2 बिंदु बनाना है जहाँ पे ये रुके। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिला दीजिए। अब आपको क्या करना है, उन बिंदुओं को एक रेखा से मिला देना है। यह रेखा उसी दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था में विराम की स्थिति में आकर रुकता है। ठीक है मित्रों, तो यह अपनी किस अवस्था को दर्शाती है, जिसमें वह चुंबक हर बार विराम की अवस्था में आके रुकेगी। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में आने में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाती है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकती है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति का रहस्य का अनुमान लगा सके हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर एक लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहां तीव्र वायु चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित विराम अवस्था में आता है। ठीक है मित्रों, देखिए आप जब ये क्रियाकलाप करेंगे तो आप क्या पाएंगे। देखिए आपने सबसे पहले उसको लटकाया चुंबक को, ठीक है, फिर आप उसे जब वो विराम अवस्था में, लटकाने के बाद थोड़ी देर में वो विराम अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, लटकाने से पहले आपको उसका एक सिरे पे तीर का चिन्ह या किसी भी प्रकार का चिन्ह बना लेना है। ठीक है मित्रों, तो वो इसलिए बनाना है ताकि हमें पता रहे कि हमने उसे किस तरफ से घुमाया।
ठीक है मित्रों, जब हम उसे घुमाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमने उसे किस तरफ से घुमाया, इसलिए उस पर आपको एक तीर का चिन्ह या किसी भी प्रकार का आपको एक चिन्ह बना लेना है। ठीक है मित्रों, फिर उसको उस पर चिन्ह बना के उसे लकड़ी के जो स्टैंड है, लकड़ी का स्टैंड, उससे स्वतंत्र लटका देना है। अब लटकाने के बाद वो थोड़ी देर तक हिलता रहेगा। तो अब उसे जब पूरा शांत हो जाने दीजिए। ठीक है, जब वो पूरा हिलना बंद कर दें तो आपको क्या करना है, उस छड़ की सीध में, जो छड़ है उसकी सीध में आपको जो नीचे लकड़ी का गत्ता है या आप कागज उस पर लगा सकते हैं, उस पर आपको दो बिंदु बना के उसको, उन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ लेना है एक सरल रेखा में। ठीक है मित्रों, और आपको फिर से उस छड़ को, जो छड़ चुंबक है, आपको उसको फिर से हिलाना है। तो आप हमेशा क्या पाएंगे कि वो जो छड़ चुंबक है वो सदैव एक ही दिशा में आकर, एक ही स्थिति में आकर वो ठहरेगी, वो कभी भी दूसरी स्थिति में आकर नहीं ठहरेगी। हमेशा क्या होगी, जैसी पहली बार में आकर विराम अवस्था में आई थी, उसी प्रकार से फिर उसी अवस्था में वो आके फिर से रुक जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये जो जब रुकती है तो वो क्या होती है, वो उत्तर एवं दक्षिण होती है। ठीक है, ठीक है, हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव निश्चित दिशा में विराम में आता है। ठीक है, निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर एवं दक्षिण होती हैं। ठीक है, तो वो दिशाएं कौन सी होती हैं, उत्तर एवं दक्षिण होती हैं। जहाँ जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हो वहाँ प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का प्रयोग कर सूर्य दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। क्षमा कीजिए, पूर्व दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये प्रयोग प्रातः सुबह में भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य जिस दिशा से निकल रहा है उसे हम पूर्व दिशा बोलते हैं। तो आप जब जहाँ से सूर्य निकल रहा हो, ठीक है, आप उस टाइम इसे प्रातः के समय में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको और भी निश्चित हो जाएगा कि इसके दोनों सिरे किस ओर रुकते हैं। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर है। ठीक है मित्रों, हमारे हमेशा उल्टे हाथ साइड, ठीक है, बाएं हाथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, उत्तर होता है। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या है, दिशा के निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके लिए एक खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका प्रयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर एवं कौन सा सिरा दक्षिण दिशा में इंगित करता है। ठीक है मित्रों, तो आपको जो भी आप चुंबक लेंगे उसमें आप जब भी वो छड़ रुक जाएगी तो आप जब बाईं ओर उसकी आपको खड़े होना है पीछे, और बाईं तरफ आपको उसमें क्या अंकित करना है, उत्तर दिशा। ठीक है, तो उत्तर को आप इंग्लिश में उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, तो उस छड़ चुंबक पे आप क्या, एन लिख देंगे, और जो दाएं हाथ साइड है उस तरफ लिख देंगे दक्षिण को बोलते हैं इंग्लिश में साउथ, तो आप उस पे एस भी लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को जो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है उस सिरे को क्या बोलते हैं, उत्तरोन्मुखी सिरा। ठीक है, तो उसे, अथवा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो जो चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तरोन्मुख सिरा या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा क्या है, दक्षिणोन्मुखी कहलाता है या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है मित्रों, सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर मतलब एन और दक्षिण मतलब एस ध्रुवों को अंकित किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से उस पर लिखा होता है। आइए आगे पढ़ते हैं हम। तो देखिए, पहेली फिर से कह रही है, आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है। तो आपको अपनी अपनी कक्षा में देखना है
और विद्यालय का मुख्य द्वार किस दिशा में स्थित है ये बताना है। चुंबक आइए अब आगे पढ़ते हैं। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते थे। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारित करते थे। ठीक है मित्रों, तो चुंबक का उपयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है दिशा निर्धारण में। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित युक्ति विकसित हुई। यह कंपास दिशा सूचक के नाम से जानी जाती है। ठीक है मित्रों, तो इसके ही फिर ये धीरे धीरे इसमें थोड़ी सा और खोज हुई। पहले लोग धागे को लटका के दिशा निर्धारित करते थे, फिर इसमें और विकास हुआ और प्रयोग हुआ और फिर क्या बना, कंपास बना। ठीक है मित्रों, कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशा अंकित होती है। ठीक है मित्रों, तो कंपास में पहले से एक डायल होता है जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सारी दिशाएं अंकित होती हैं। अभी उसका चित्र नीचे बना हुआ है, आप देखिए। कंपास को उस स्थान पर रखिए जहां हमें दिशा निर्धारित करना हो। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। ठीक है मित्रों, क्या करती है, इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर एवं उत्तर दक्षिण दिशा को निर्धारित करती है। कंपास तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरे पर न आ जाए। ठीक है मित्रों, क्या ना हो जाए, जब तक कि सुई के दोनों सिरों पे ना आ जाए तब तक उसे हम देखते हैं। ठीक है, तब तक घुमाते हैं। ठीक है, तो जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। देखिए मित्रों, कुछ इस तरीके से हमारा कंपास होता है जिससे हम दिशा निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है 13.4 अपना चुंबक स्वयं बनाएं। अब देखिए, इसमें हम अपना चुंबक स्वयं बनाने की विधि देखेंगे कि हम अपना चुंबक किस प्रकार से बना सकते हैं। चुंबक बनाने के लिए अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। ठीक है, आपको एक लोहे का आयताकार टुकड़ा लेना है, अब इसे मेज पर रखना है। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ से एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। ठीक है मित्रों, आपको क्या करना है, चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे के दूसरे सिरे तक ले जाना है। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े से प्रारंभिक सिरे पर वापस लाइए। तो अब आपको ये उल्टी प्रकार से करना है। पहले आपने मान लीजिए जैसे उत्तरी जो चुंबक थी उसका उत्तर का तरफ, ठीक है मित्रों, जो उत्तरी तरफ था, जो उत्तरी ध्रुव था उसको उस पे रगड़ा था। अब आपको क्या करना, अब दक्षिणी ध्रुव को उस छड़ पे, उस लोहे की पट्टी पे, लोहे के टुकड़े पे आरंभिक सिरे तक लाना है। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदेश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को 30-40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यह चुंबक नहीं बना है। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए।
ठीक है मित्रों, तो थोड़ी सा मैंने आपको गलत निर्देश दे दिया था कि आपको एक बार दक्षिणी ध्रुव से रगड़ना है फिर उत्तरी ध्रुव से, तो आपको उसकी सिर्फ एक ही ध्रुव से रगड़ना है। ठीक है मित्रों, तो आपको सिर्फ एक ही ध्रुव से रगड़ना है, आपको उसके दोनों ध्रुवों से नहीं रगड़ना है। ठीक है, रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। तो देखिए मित्रों, आपको ऐसी चुंबक लेना है और लोहे के टुकड़े पे इस प्रकार से फेरना है। आप ऐसे लाइए, फिर ऊपर से ले जाइए, मतलब आपको फिर उठा लेना है, फिर रगड़ना है, फिर उठा लेना है, फिर रगड़ना है, फिर उठा लेना है, फिर रगड़ना है। इस प्रकार से आपको रगड़ते रहना है और फिर चुंबक बन जाएगी। ठीक है, अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बना सकते हैं? तो देखिए, अब हमें एक कंपास बनाना है तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक छड़ चुंबक के उपयोग से क्या करना है मित्रों, छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से हमने वो लोहे के टुकड़े को चुंबकित किया था उसी प्रकार से आपको इस सुई को भी चुंबक बनाना है। अब आप किसी छोटे कॉर्क क्या करना है, अब आपको किसी छोटे कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े को निर्दिष्ट कीजिए। आपको एक फोम का टुकड़ा लेना है और उसमें इस सुई को डाल देना है। क्या करना है मित्रों, उस कॉर्क में या फोम के टुकड़े में क्या करना है, सुई को उसमें डाल देना है। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। ठीक है, आपको एक बात सुनिश्चित करना है कि जो सुई उस कॉर्क या फोम में लगी है वो पानी को नहीं छूना चाहिए। अगर वो पानी को छू जाएगी तो उसका चुंबकत्व वाला गुण चला जाएगा। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कार्क पर लगी हुई सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कार्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। ठीक है मित्रों, तो आपको विभिन्न दिशाओं में घुमाना है। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा को पुनः नोट कीजिए। क्या कार्क घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा में रुकती है? तो आपको ये सारे प्रेक्षण करना है। इस प्रकार से आप अपना कंपास बना सकते हैं। अब आइए 13.5 पढ़ते हैं। 13.5 में क्या है, चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो इसमें हम जानेंगे चुंबक किस तरफ आकर्षित होती है और किस तरफ प्रतिकर्षित होती है। आइए चुंबक के एक अन्य रोचक खेल खेलते हैं। ठीक है, चुंबक से एक अन्य रोचक खेल खेलते हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। दो छोटे खिलौने कार लीजिए। ठीक है, खिलौने वाली कार लेना है आपको। उन दोनों पर ए और बी अंकित करना है, मतलब कार ए और एक कार बी। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, हर कार पे एक चुंबक लगाना है। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर, जबकि कार बी में चुंबक का उत्तरी भाग विपरीत दिशा में रखना है। देखिए मित्रों, इस प्रकार से आपको अलग अलग दिशा में रखना है। देखिए, ये कार ए है, इसका उत्तरी ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव है वो कहाँ है, आगे की ओर है, और इसमें इसका दक्षिणी ध्रुव आगे की ओर है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसे रखना है। फिर एक बार इसे पलट के भी रखना है। आपको क्या करना है, एक ही दिशा में, देखिए आपको अब उल्टा करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक से ध्रुव एक साथ रखना है। ठीक है, क्या करना है, आपको दोनों ही कार में क्या करना है, एक कार में दक्षिणी ध्रुव पीछे और होना चाहिए और एक कार में दक्षिणी ध्रुव आगे होना चाहिए। या आप उत्तरी ध्रुव को भी एक कार में पीछे रख सकते हैं और एक कार में आगे लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आपको 4 कारें बना लेनी है, या आप 2 कारों से भी आप काम चला सकते हैं। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। क्या कार अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कार एक दूसरे की ओर
चलकर टकराती हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 13.3 में दर्शाइए। ठीक है मित्रों, तो देखिए जब ये अगर उसके ध्रुव अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे मतलब एक पे उत्तर है और एक पे दक्षिण है, तो क्या होगा, चुंबक है वो एक दूसरे के पास आएगी और चिपक जाएगी। और जब दोनों ही उत्तरी उत्तरी ध्रुव के होंगे तो वो क्या होगी, समान ध्रुव के अगर होंगे वो उसके सिरे, तो वो क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। ठीक है मित्रों, तो देखिए आपको यहाँ पे कार की स्थिति दी हुई है और कार कैसे चलती है, एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर या बिल्कुल नहीं, तो उस सबको इधर पे लिखना है। ठीक है मित्रों, अब खिलौने की कार को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि ए का पश्च भाग कार बी के अग्र भाग के सम्मुख रहे। क्या ये पहले की तरह चलती है? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रखिए। इस क्रियाकलाप को दोहराइए, प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए। ठीक है मित्रों, तो इस क्रियाकलाप में हम क्या देखते हैं, क्या दोनों समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं, परस्पर आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं? तो देखिए मित्रों, जब दो समान ध्रुव रहेंगे तो वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, जब दो समान ध्रुव रहेंगे तो वो प्रतिकर्षित होंगे, लेकिन जब दो असमान ध्रुव रहेंगे तो वो आकर्षित होंगे। ठीक है मित्रों, देखिए मैं आपको चित्र से बताता हूँ। देखिए अगर इस प्रकार की स्थिति होगी, ये दोनों ही तरफ क्या है, समान चिन्ह है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये दोनों कारें एक दूसरे से दूर जाएंगी। ठीक है, क्या होगा, एक दूसरे से क्या जाएंगी, दूर जाएंगी। और इसी प्रकार से अगर ये वाली स्थिति हुई, ठीक है, एक तरफ है उत्तरी ध्रुव और एक तरफ है क्या, दक्षिणी ध्रुव, तो ये क्या होगा, ये असमान है ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्रियाकलाप को, जो भी कुछ मैंने अभी पढ़ा वो भी आप समझ गए होंगे। तो चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके उसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। अगर देखिए समान ध्रुव होंगे तो क्या होगी, चुंबक दूर दूर जाएगी, और असमान ध्रुव होंगे तो चुंबक क्या होगी, पास में आ जाएगी। बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। तो मित्रों आपको देखना है कि कंपास क्या होगा, तो आप देखिए कंपास के पास लाएंगे तो जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो उत्तर की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, कुछ चेतावनियां, अब यहाँ पे कुछ चेतावनियां दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देती है, मतलब उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ठीक है मित्रों, यदि चुंबक का उचित रखरखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाती है। ठीक है, अगर आप चुंबक को सही ढंग से नहीं रखेंगे तो भी ये अपने गुण खो देगी। क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों को असमान ध्रुवों के पास पास रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्षण चुंबक है उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, असमान चिन्ह की ओर रखते हैं। इन चुंबकों को लकड़ी के बुरादे में से पृथक करके उनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से अलग करके रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से इन्हें अलग करके रखा है। आप देख सकते हैं, आप इस वाले चित्र में देख सकते हैं कि बीच में चुंबकों के बीच में क्या लगी हुई है, एक लकड़ी लगी हुई है। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क को लोहे के एक टुकड़ा रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नाल चुंबक में क्या किया गया है, इस प्रकार से एक लोहे की टुकड़ा रखकर इनके ध्रुवों को पास पास में जोड़ के रखा गया है। ठीक है, उससे मतलब क्या होगा, वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, और यही होना चाहिए।
आपने चुंबक के कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना है, नहीं तो क्या होगा, ये आपके उपकरण खराब हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार का प्रयोग करने की कोशिश मत ना करें कि आपके पास चुंबक है और आप उसे टीवी के पास ले जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी टीवी खराब हो सकती है। अब आइए, यहाँ पे हमारे ये पाठ पूर्ण होता है। अब हम इसके प्रमुख शब्दों को जानते हैं। कंपास, तो कंपास क्या होता है, एक दिशा सूचक होता है। चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन सब के बारे में हमने आज जाना। अब आइए आगे जानते हैं सारांश क्या है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। तो ठीक है मित्रों, मैग्नेटाइट क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हम उन्हें अचुंबकीय कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा सारांश। अब आइए आगे जानते हैं, हम आगे अभ्यास के बारे में जानेंगे। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है रिक्त स्थान। ठीक है मित्रों, तो पहला रिक्त स्थान क्या है, चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक। ठीक है, क्या होते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, और एक और चुंबक हमने देखा था मित्रों, वो कौन सा था, आइए देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से चुंबकों को हमने पढ़ा था। देखिए मित्रों, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और इसके अलावा कौन से चुंबक होते हैं, हाँ, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलंत चुंबक। ठीक है मित्रों, तो ये हैं कुछ चुंबकों के प्रकार, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलांत चुंबक। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारा खाली स्थान का उत्तर हो जाएगा छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलांत चुंबक। ठीक है, उसमें 3 खाली स्थान है, आप चारों के चारों भी लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे का खाली स्थान देखते हैं। दूसरा खाली स्थान क्या है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम चुंबकीय कहते हैं। ठीक है मित्रों, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय कहते हैं। कागज एक अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है मित्रों, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए खाली स्थान का टुकड़ा लटकाते थे। तो किसका लटकाते थे, चुंबक। चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे देखते हैं। बताइए निम्नलिखित कथन सही हैं अथवा गलत। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो नहीं मित्रों, किसी भी चुंबक में एक ध्रुव नहीं होता, हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो बताइए मित्रों, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। आइए हम देखते हैं कृत्रिम चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ था।
आइए दोस्तों अब अभ्यास कर लेते हैं, हम अपन सब मिलके अभ्यास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान क्या है? कृत्रिम चुंबक भिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और छड़ चुंबक। ठीक है मित्रों, तो इसका ये खाली स्थान इस प्रकार से हम भर सकते हैं, नाल चुंबक, बेलनाकार और छड़। ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है मित्रों, कैसा ये एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो कैसा पदार्थ है ये? अचुंबकीय पदार्थ है। आगे देखते हैं, प्राचीन काल के लोग दिशा ज्ञात करने के लिए छड़ चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। ठीक है मित्रों, किसका टुकड़ा लटकाते थे? छड़ चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। अब आइए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा क्या है? इसमें हमें सही एवं गलत कथनों को बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, तो ये गलत है। बेलनाकार चुंबक में क्या? हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, तो कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में नहीं हुआ था, ये भी क्या है? गलत है। ठीक है मित्रों, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो हाँ मित्रों, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकेगा, तो ये भी गलत है मित्रों। इसके मध्य में नहीं, इसके आजू बाजू में चिपकेगा। ठीक है, फिर अगला है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, तो हाँ मित्रों ये सही है। छड़ चुंबक हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा को दर्शाता है। ठीक है, किसी स्थान पर पूरब पश्चिम दिशा याद करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है, तो हाँ मित्रों, हम कंपास का उपयोग कर सकते हैं। हम कंपास के द्वारा ये जान लेंगे कि उत्तर और दक्षिण दिशा कहाँ पे है, तो फिर हमें पूरब और पश्चिम दिशा भी ज्ञात हो जाएगी। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, तो नहीं, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने सही गलत के निशान लगा लिया होंगे। ठीक है, अब आइए प्रश्न 3 पढ़ लेते हैं। क्या है प्रश्न 3? यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक, मतलब जो शॉर्पनर होता है जिससे हम हमारी पेंसिल को शॉर्प करते हैं, छील लेते हैं, उसे कहते हैं पेंसिल छीलक। यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी देखिए वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है? चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। ठीक है, फिर भी वह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपक जाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी स्थान पर किसी भाग के बनाने में किया गया है। तो देखिए पेंसिल छीलक क्या होता है? पेंसिल छीलक में लोहे की ब्लेड लगी होती है। ठीक है मित्रों, वो उसका बाहरी आवरण तो प्लास्टिक का होता है, लेकिन उसमें एक धातु की क्या लगी होती है? एक धातु की ब्लेड लगी होती है। ठीक है, तो वो जो धातु की ब्लेड होती है तो वो लोहे की होती है। किसकी होती है? वो ब्लेड धातु की होती है, और वह धातु कौन सी है? लोहा धातु है। ठीक है मित्रों, और लोहा है वो क्या होता है? वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, इसलिए यह प्लास्टिक का बना होने के बावजूद भी फिर भी चुंबक के दोनों ध्रुवों पर चिपकता है। ठीक है मित्रों, अब आइए प्रश्न 4 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 4 क्या है? चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं, और कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे हमें कॉलम 1 में दर्शाया गया है कि किस किस ध्रुव को पास में लाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उनकी परिणाम दर्शाना है, बताना है कि यहाँ पे कौन सा परिणाम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इन खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए जब दोनों समान ध्रुवों को पास में लाया जाता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है मित्रों, क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो n ध्रुव एक साथ लाए जा रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस वाले आपको इसमें लिखना है प्रतिकर्षण। ठीक है, अब देखिए आकर्षण कब होता है? जब दोनों ही
आकर्षण कब होता है? जब दोनों ही असमान ध्रुव हो। ठीक है मित्रों, आकर्षण कब होगा? जब दोनों ही असमान ध्रुव हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एस लिखा जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं एस और एन। देखिए यहाँ पे भी असमान ध्रुव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आकर्षण आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे देखिए प्रतिकर्षण कब होता है? जब दोनों ही समान ध्रुव हों। तो यहाँ पे समान ध्रुव क्या हो जाएंगे? एस एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एस लिख देंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपने ये भर लिया होगा। अपनी नोटबुक अपने साथ में रखें और जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ उसे सुन के लिखते जाएं। तो देखिए यहाँ पे चुंबक के कोई 2 गुण लिखना है। मैं आपको चुंबक के कुछ गुण बता रहा हूँ, उनमें से आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। मैं आपको इनके 4 गुण बता रहा हूँ, आप उनमें से कोई भी 2 गुण लिख सकते हैं। देखिए, चुंबक को जलाने या पीटने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, चुंबक की सहायता से हम दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, चुंबक की सहायता से क्या हम उत्तर और दक्षिण दिशा का पता लगा लेते हैं, जिससे हमें बाकी की दिशाओं का पता चल जाता है और हम फिर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। चुंबक की सहायता से हम चुंबक है जो चुंबकीय पदार्थों से बनी वस्तुओं और लोहा निकल जैसे पदार्थों को अपनी ओर लोहा एवं निकल से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, चुंबक के 2 समान ध्रुव परस्पर पास में लाने पर, दोनों 2 समान ध्रुव पास में लाने पर क्या होते हैं? वो प्रतिकर्षण होता है उनमें। और जो असमान ध्रुव होते हैं वो पास में लाने पर आकर्षित होते हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए प्रश्न 6 पढ़ लेते हैं। क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो क्षण चुंबक के ध्रुव उसके सिरों पर स्थित होते हैं। ठीक है, एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। ठीक है, अब प्रश्न 7वां है। प्रश्न 7 क्या है? आइए पढ़ लेते हैं प्रश्न 7 को। क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे पता करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव है? ठीक है मित्रों, ये तो हम ये कैसे जानेंगे कि किस सिरे पे उत्तरी ध्रुव है? तो यह हम इस प्रकार से जानेंगे, इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा एक। ठीक है, तो हम जान जाएंगे। देखिए हमने शुरू में ही एक क्रियाकलाप किया था, जिसकी सहायता से हमने जाना था कि किस तरफ कौन सा दिशा होगी। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न में वही क्रियाकलाप को लिख देना है। ठीक, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। हम एक क्षण चुंबक लेंगे। ठीक है मित्रों, हम क्या लेंगे? एक क्षण चुंबक लेंगे, जैसा कि इसमें बोला है कि क्षण चुंबकों के ध्रुवों की पहचान कैसे होगी। तो हमें एक क्षण चुंबक लेनी होगी, उसे हमें रस्सी में बांधकर स्वतंत्र रूप से लटका देना होगा। ठीक है, लटकाने के बाद जब तक वह विराम अवस्था में नहीं आ जाती, हम उसका इंतजार करेंगे जब तक विराम अवस्था के आने तक। ठीक है मित्रों, फिर वह जब क्षण चुंबक विराम अवस्था में आ जाएगी तो वह उसकी क्या होगी? एक सिरा उसका उत्तर दिशा की ओर रुकेगा और एक छोर उसका दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा। ठीक है मित्रों, और आप जितनी बार भी इसको हिलाएंगे, हर बार वो दक्षिण और वही सिरा, जो सिरा पहले दक्षिण की ओर रुका था वही दक्षिण की ओर रुकेगा, और जो पहला सिरा जो उत्तर की ओर रुका था वह उत्तर की ओर ही रुकेगा। ठीक है मित्रों, आप उस पर एक चिन्ह लगा सकते हैं और उससे इसको समझ सकते हैं कि वो जो क्षण चुंबक है वो हमेशा एक ही दिशा में रुकती है, एक ही स्थिति में रुकती है। तो देखिए, जो सिरा उसका उत्तरी ओर रुके उसे उत्तरी ध्रुव बोल देंगे उसका, और जो सिरा दक्षिण तरफ रुके उसे दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। लोहे का आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो देखिए मित्रों, ये भी हमने क्रियाकलाप किया था इसका, जिसमें हमने एक लोहे की पत्ती को चुंबक का बनाया था। तो लोहे की पत्ती को क्या करना है? पहले हम उसे मेज पर रखेंगे, फिर एक क्षण चुंबक लेंगे। ठीक है मित्रों, क्या करना है आपको? लोहे की पत्ती को मेज पर रखना है,
फिर एक क्षण चुंबक लेना है। अब उस क्षण चुंबक पे क्या करना है आपको, क्षण चुंबक के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक उस क्षण चुंबक को रगड़ना है और जिस ध्रुव से आप रगड़ें उसी ध्रुव से आप रगड़िए उसको, उसका ध्रुव ना बदलें। ठीक है मित्रों, अगर उसका आप ध्रुव बदल देंगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए उसका ध्रुव ना बदलें। अर्थात अगर आप उत्तरी, देखिए मान लीजिए ये क्षण चुंबक है, अब आप इस क्षण चुंबक की उत्तरी ध्रुव से इस पट्टी को रगड़ रहे हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से रगड़ना है। देखिए ये मान लीजिए ये अपनी है क्षण चुंबक, क्षमा कीजिए पत्ती है ये। ठीक है, अब आप इसको क्षण चुंबक से रगड़ रहे हैं तो एक ही ध्रुव से रगड़िए। ठीक है, आप इस प्रकार से एक छोर से लेके दूसरे छोर तक रगड़ेंगे। ठीक, फिर चुंबक को उठाएंगे, फिर इसी ध्रुव से लेके फिर इसको इस प्रकार से रगड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 20-30 बार रगड़ना है। अगर 20-30 बार में भी ना हो तो 40 बार भी इसको रगड़ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि यह चुंबकीय बन गई है। ठीक है, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? तो देखिए दिशा निर्धारण में कंपास का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। कंपास सामान्यतः कांच के एक ढक्कन वाली छोटी सी डिब्बी होती है जिसमें क्या होती है, एक चुंबकित सुई लगी होती है। ठीक है मित्रों, एक चुंबकित सुई लगी रहती है एक धुरी पर, और उसे क्या है, एक धुरी पर वह स्वतंत्र रूप से रहती है। ठीक, जिस पे वो स्वतंत्र रूप से घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिसमें दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा देखना है। ठीक है, दिशा का निर्धारण हमें करना है, वहां पे हम उसको रखते हैं। उसके पश्चात इसकी सुई विरामावस्था में जब तक नहीं आ जाती जब तक हम देखते हैं। तो विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। ठीक है, जब यह विरामावस्था में आ जाएगी तो जिस तरफ विरामावस्था में आए तो आप समझ जाइए वो उत्तर है। ठीक है, या दक्षिण है, आप समझ जाएंगे क्योंकि उसमें डायल लगा होता है। तो डायल में भी क्या होगा, वो उसमें उत्तर और दक्षिण लिखा रहेगा। ठीक है मित्रों, तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, भाई आगे पढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, कंपास को तब तक आपको घुमाना है जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण पर सुई का चिन्ह ना आ जाए। ठीक है मित्रों, दोनों सिरों पर ना आ जाए। ठीक है, तो वो जो सुई है वो उत्तर और दक्षिण सिरे पर ना आ जाए तब तक आपको डायल को हिलाना है। तब तक डायल नहीं मित्रों, वो उस कंपास को हिलाना है। चुंबकीय सुई पे उत्तर ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यताओं से भिन्न रंग से रंगा जाता है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप प्रश्न उत्तर समझ गए होंगे। आइए एक आखिरी प्रश्न है उसे और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पानी के टब में तैरती एक खिलौने की नाव के समीप भिन्न भिन्न दिशाओं में एक चुंबक लगाया गया है। ठीक है, तो टब में अलग अलग दिशा में चुंबक लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक प्रभाव कॉलम 1 में तथा संबंधित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान हमें कॉलम 2 में दिए गए कथनों से करना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए अब पहला कथन क्या है, कॉलम 1 का, नाव चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो नाव चुंबक की ओर आकर्षित क्यों होगी, क्योंकि वह हो सकता है कि नाव क्या हो, एक चुंबकीय पदार्थ से निर्मित हो। तो इस स्थिति में क्या होगी, नाव एक चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी। ठीक है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। तो इस स्थिति में क्या होगी, नाव एक अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी। ठीक है, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लगाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। तो क्या होगा, जो दूसरा भाग होगा वो उसमें क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, नाव में चुंबक लगा है जबकि दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। ठीक है मित्रों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण वाला हो जाएगा, क्योंकि जब जो उत्तरी ध्रुव है चुंबक कहाँ है, चुंबक उत्तरी ध्रुव में है। ठीक है, नाव के अग्रभाग के समीप लगाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप जाती है, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, अब
जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लगाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। तो इसमें क्या होगा, जो दूसरी ओर होगा उस ओर भी उत्तरी ध्रुव होगा, इसलिए क्या होती है, नाव दूर चली जाती है। ठीक। अब नाव बिना दिशा बदले तैरती है। तो नाव बिना दिशा बदले तैरेगी तो इसका मतलब क्या है, नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है, इसलिए वो कहाँ है, उस नाव एक ही दिशा में तैर रही है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हमारा ये आज का अभ्यास, इस पाठ का अभ्यास पूरा होता है। फिर ये कुछ प्रस्तावित क्रियाकलाप है जिन्हें हम किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।